सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। हम ऑर्चिड एस्टेब्लिशमेंट के प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्लानिंग के बारे में बता दिया है। आज हम लेआउट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर आप भी एक ऑर्चिड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या किस तरीके के लेआउट बनाने चाहिए। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले, आज की वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो बेटा हम शुरू, जैसे मैं आपको हर क्लास में बताती हूं, जैसे अभी लास्ट क्लास से मैं आपको बता रही हूं क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें पूरा सिलेबस जानना है कि आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो इसमें। तो जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि हमारा जो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का ये सिलेबस रहने वाला है, जो मैं आपका कवर करने वाली हूं या जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, जिसमें से हमने हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन और स्कोप पढ़ लिया है, और हमने हॉर्टिकल्चरल और बोटेनिकल क्लासिफिकेशन भी कर लिया है, क्लाइमेट और सॉइल के बारे में भी कर लिया है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चिड एस्टेब्लिशमेंट हम कर रहे हैं, जो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसका पार्ट 1 में मैंने आपको प्लानिंग बताया था और पार्ट 2 आपका ये होने वाला है आज लेआउट के ऊपर। आई होप आपको सिलेबस यहाँ पे सिलेबस का एस्टिमेट लग गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक में पढ़ाने वाली हूं। ठीक है बेटा, तो चलो आज की क्लास से शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास से। देखो, कल बेटा हम कहां तक पढ़ा था हमने? कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बगीचा लगाना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको पहले लोकेशन साइट देखना पड़ेगा, आपको सॉइल देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हम ये जान गए थे, इसके अलावा मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि लेआउट का क्या मतलब होता है। यहां से मैं आज फिर से शुरू कर देते हैं। चलो देखो, मैंने आपको बोला था कि जब भी हम बगीचा लगाते हैं तो उसमें हम अलग अलग फ्रूट्स को लगाते हैं सिस्टमैटिकली। जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है फ्रूट्स का, जो हम सिस्टमैटिकली एक ऑर्डर्ड मैनर में पौधों को प्लांटिंग एरिया में लगाते हैं, उसको बोला जाता है लेआउट। उसको बोला जाता है बेटा लेआउट। ये हम कल पढ़ चुके थे, यहां से मैं आपका कंटिन्यू कर रही हूं। ठीक है बेटा, लेआउट में मैंने आपको बताया था कि जब हम एक एरिया में पौधों को सिस्टमैटिकली लगा रहे हैं, एक ऑर्डर मैनर में लगा रहे हैं, उसको बोला जाता है लेआउट। उसको बोला जाता है बेटा लेआउट। ठीक है, ये चीज हम कर चुके थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो लेआउट होता है उस पे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। अगर हमारा प्लांट का लेआउट, अगर हमारे एरिया का लेआउट अच्छा होगा तो जो प्लांट उसमें लगेंगे उनका बेटर सनलाइट एक्सपोजर मिलेगा। अगर लेआउट अच्छा है, एक एरिया में हमने अच्छा लेआउट बना के उसमें प्लांटिंग की है, लेआउट बना के प्लांट को हमने वहां पे लगाया है, तो वहां पे अच्छा सनलाइट एक्सपोजर होगा, हर प्लांट को अच्छे से सनलाइट मिलेगा, हर प्लांट का रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि हर प्लांट को अपना अपना खाना मिलेगा, उसको कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा अपने खाने के लिए। उसको इनफ स्पेस मिल रहा है, उसको अच्छा खासा एरिया मिल रहा है या स्पेस मिल रहा है कि वो सॉइल से न्यूट्रिएंट विड्रॉ कर सके, अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सके बिना कंपटीशन के। तो ये भी लेआउट बनाने का फायदा मैंने आपको बोला था या फैक्टर बोला था। तीसरा मैंने बोला था ईज ऑफ मैनेजमेंट। जो भी हम मैनेजमेंट ऑपरेशंस करते हैं तो वो भी इजी हो जाता है अगर प्लांट में अच्छा लेआउट बना हुआ हो तो। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि 2 तरीके के प्लांटिंग पैटर्न होते हैं। वर्टिकल रो प्लांटिंग सिस्टम, जिसमें हम स्क्वायर सिस्टम और रेक्टेंगुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था, अगर जो भी बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बेटा इसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूं कि लेआउट क्या होता है और लेआउट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है,
थोड़ा हम मतलब यहां तक मैंने आपको बता दिया था कि वर्टिकल रो प्लांटिंग पैटर्न में क्या होता है, इसमें हम रोज को वर्टिकली लगाते हैं, इसमें हम रोज को वर्टिकली लगाते हैं। तो वर्टिकल रो प्लांटिंग पैटर्न में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, दो सिस्टम आ जाते हैं। पहला सिस्टम हमने बोला था स्क्वायर सिस्टम और दूसरा सिस्टम मैंने आपको बोला था रेक्टेंगुलर सिस्टम। ये बात हम कल क्लियर कर चुके थे कि वर्टिकल रो में आपके दो सिस्टम आते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ऑल्टरनेट रो सिस्टम क्या होता है, और ऑल्टरनेट रो सिस्टम में हम हेक्सागोनल सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम, क्विंकन सिस्टम, आपका टेरेस सिस्टम और कॉन्टूर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। इतनी चीजें आपकी कल तक मैंने आपको बता दी थी कि क्या होती हैं, लेआउट क्या होता है, लेआउट के क्या क्या टाइप्स हैं, और वर्टिकल रो प्लांटिंग पैटर्न में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और अल्टरनेट रो प्लांटिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब आज हम पढ़ेंगे, आज देखो यहां से हमारा नया होने वाला है आज, ठीक है, यहां से नया होने वाला। देखो आज हम जानेंगे सबसे पहले वर्टिकल रो प्लांटिंग का पहला मेथड स्क्वायर सिस्टम, स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, वर्ग प्रणाली को आज हम जानेंगे। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, देखो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने डायग्राम आपको बताया है, ये मैंने आपको डायग्राम बताया है। मान लो ये मेरी फील्ड है पूरी, मान लो ये पूरी आपकी फील्ड है, मान लो ये पूरी फील्ड है। मैंने आपको बोला था कि लेआउट का मतलब होता है कि जब हम पौधों को एक एरिया में लगा रहे हैं ऑर्डर मैनर में, मान लो मैं एक पौधा यहां लगा रही हूं, एक यहां लगा रही हूं, एक यहां लगा रही हूं, एक यहां लगा रही हूं, और इसी तरीके से मैं पौधों को यहां पे लगा रही हूं, एक ऑर्डर में लगा रही हूं, तो उसको लेआउट बोला था। लेआउट अब स्क्वायर में अलग तरीके से हम पौधों को लगाएंगे, रेक्टेंगुलर में हम अलग पौधों को अलग तरीके से पौधों को लगाएंगे, तो हर सिस्टम में हम अलग अलग तरीके से पौधों को लगाएंगे। अब देखो स्क्वायर सिस्टम का क्या मतलब होता है, स्क्वायर सिस्टम या वर्ग प्रणाली का क्या मतलब होता है। आधी चीजें आपको नाम से क्लियर हो जाती है बेटा, मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ कि आधी चीजें आपको नाम से क्लियर हो जाती है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि स्क्वायर क्या होता है, एक वर्ग क्या होता है। हम बोलते हैं ना एक वर्ग ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, जिसकी चारों आर्म्स सिमिलर हाइट सिमिलर लेंथ की होती है, जिसकी जो चारों भुजाएं हैं, ये चारों भुजाएं हैं, चारों आर्म्स हैं, ये इक्वल होती हैं। तो यहां पे भी हमने पौधों को उस तरीके से लगाना है कि जो देखो ये आ जाएगा आपका रो टू रो। मैंने बोला था कि स्क्वायर सिस्टम वर्टिकल रो में आता है, मतलब इसमें हम रोज को, प्लांट्स की रोज को वर्टिकली लगाएंगे। तो ये हो जाएगी रो 1, ये हो जाएगी रो 2, ठीक है, ये हो जाएगी रो 3 और ये हो जाएगी आपकी रो 4, ठीक है। वर्टिकली हम रोज को लगा रहे हैं। तो जो रो टू रो डिस्टेंस होता है बेटा, वो एक प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस के बराबर होता है। यहां पे देखो ये प्लांट लगा हुआ 1 2 3 4, ये विजिबल है ना, हरा कलर, हाँ है। तो यहां पे ही मैंने प्लांट लगाए हूं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, वर्ग प्रणाली के केस में क्या सिनेरियो रहने वाला है बच्चे, कि जो रो टू रो डिस्टेंस होगा वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस के इक्वल होगा। जो दो रोज के बीच में डिस्टेंस होगा वो दो प्लांट्स के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर ये मेरा 3 मीटर यहां पे है तो दो प्लांट के बीच में भी हम 3 मीटर डिस्टेंस रखेंगे। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। वर्ग प्रणाली में हम क्या कर रहे हैं, पौधा टू पौधा, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान रखी जाती है। प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस इक्वल रखा जाता है। अगर रो टू रो डिस्टेंस हमारा 3 मीटर है तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी बच्चे 3 मीटर रखा जाता है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कमेंट सेक्शन में एज ऑलवेज आई से, हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूं कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना है, बताते रहना है कि मैडम समझ आ गया है, बताते रहना है कि मैडम ये चीज है, ये गलत है, ये नहीं समझ आया, ये सही से समझ आ गया। तो सारी चीजें बतानी है, सारी की सारी चीजें बतानी है, ठीक है। चलो तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला, देखो दैट इज द जो स्क्वायर सिस्टम है, जो वर्ग
वर्ग प्रणाली है वो आपकी कॉमन और इजी सिस्टम है। आपको दिख रहा होगा यार, 2 रो के बीच में अगर मुझे 3 मीटर रखना है तो 2 प्लांट के बीच में भी मुझे 3 मीटर रखना है। इसमें कोई कुछ फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही कॉमन भी मेथड है। ज्यादातर प्लांट्स में, फ्रूट्स में स्क्वायर सिस्टम को यूज किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे, अगर आपको कोई भी, जैसे मैं सेब के बगीचे की बात कर रही थी, अगर आपको किसी भी प्लांट का ऑर्चर्ड लगाना है, किसी भी फल का बगीचा लगाना है, तो सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी थी, वो हम कल कर चुके हैं कि क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। आज हम उसका लेआउट पढ़ रहे हैं। अगर आपने स्क्वायर सिस्टम लेआउट उसमें बनाना है, ये मान लो मेरी फील्ड है, मुझे ये देखना है कि मुझे कितने डिस्टेंस पे प्लांट लगाने हैं। तो अगर मैं स्क्वायर सिस्टम का इस्तेमाल करती हूं तो मुझे प्लांट टू प्लांट और रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम रखना पड़ेगा। तो जो स्क्वायर सिस्टम है, जो वर्ग प्रणाली है प्लांटिंग की, वो बहुत ही सामान्य और आसान प्रणाली होती है। बहुत ही इजी ब्रीजी आप लेआउट ये बना सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया आपका स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। इसको थोड़ा और अच्छे से भी हम समझेंगे, इसको हम कंपैरिजन करेंगे, तो उसके लिए मैं बता रही हूं कंपैरिजन के लिए। ठीक है, मैंने आपको स्क्वायर सिस्टम में बोला कि एक मान लो मेरे पास एरिया है, उसमें मैंने क्या किया, ये मेरे पास एरिया है, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने प्लांट्स को इस तरीके से लगाया, प्लांट्स को इस तरीके से लगाया कि उसका जो रो टू रो डिस्टेंस था, उसका जो रो टू रो डिस्टेंस, ये रो 1 है प्लांट की, ये रो 2 है, ये रो 3 हो गई, ये रो 4 हो गई। ठीक है, जो रो टू रो डिस्टेंस है और जो प्लांट, जो हरे हरे ना ये प्लांट हमने लगाए हुए हैं, जो प्लांट टू प्लांट और जो रो टू रो डिस्टेंस है वो आपका सिमिलर होगा, वो होगा तुम्हारा सिमिलर इन केस ऑफ स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। स्क्वायर सिस्टम में क्या होगा, मान लो रो टू रो डिस्टेंस, मान लो रो टू रो डिस्टेंस यहां से अगर 3 मीटर है, तो जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगा वो भी हमें 3 मीटर रखना पड़ेगा। आई होप आपको स्क्वायर सिस्टम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतनी बात होगी। अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितने प्लांट्स आपके आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ प्लांट आ रहे हैं वो आ रहे हैं बेटा 16। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूं, क्योंकि आगे मैंने आपको हर सिस्टम से इसका कंपैरिजन करवाना है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूं, अदरवाइज मैं आपको बता चुकी। ठीक है, चलो देखो अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे रेक्टेंगल सिस्टम के बारे में। अब स्क्वायर तो हमने जान लिया, स्क्वायर तो होता था, स्क्वायर का मतलब होता था कि जिसकी चारों भुजाएं सेम है। अब आपको रेक्टेंगल, आयत का भी पता होगा, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है, लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई से, लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई से। तो रेक्टेंगल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग है, जो आयताकार प्रणाली है, उसमें क्या होता है बेटा, देखो जो आपका ये मान लो मेरी रो 1 है, ये भी वर्टिकल है तो वर्टिकली रोज आएंगी, ये रो 1 आ गई, ये रो 2 आ गई, ये रो 3 आ गई। ठीक है, तो जो रो टू रो डिस्टेंस है बेटा, ये रो टू रो डिस्टेंस देखो ज्यादा है, ये रो टू रो डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से ज्यादा होगा, रो से रो डिस्टेंस ज्यादा होगा प्लांट से प्लांट डिस्टेंस। जो पंक्तियों का बीच में दूरी है वो पौधों की दूरी से ज्यादा होगी, पंक्तियों की दूरी पौधों की दूरी से ज्यादा होगी रेक्टेंगुलर सिस्टम में। यहां पे लिखा गया है रो टू रो डिस्टेंस इज केप्ट मोर देन दैट ऑफ प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। पौधों से पौधों की दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी से आपकी कम होगी। ठीक है, जो आपका रो टू रो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा देन दैट ऑफ पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट टू प्लांट की दूरी। आई होप आपको क्लियर हो चुकी, पंक्तियों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा देन दैट ऑफ पौधों के बीच का डिस्टेंस, पौधों के बीच की दूरी। ठीक है, आई होप आपको रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग भी समझ आ गया होगा, आयताकार सिस्टम भी समझ आ गया होगा, आयताकार प्रणाली भी समझ आ गई होगी लेआउट की। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, आगे थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, आपसे कभी कभी आगे आपके एग्जाम में तो नहीं, बट आप थोड़ा इसको इलेबोरेट, जैसे आप अब देखो, अब आप बीएससी सेमेस्टर में हो, ठीक है, बीएससी सेमेस्टर एग्जाम दोगे आप, अब फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अब आपको क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, आपको मैंने आपको उस तरीके से बताना है कि आप क्वेश्चन लिख पाओ।
ठीक है, आप क्वेश्चन लिख पाओ। तो आप क्या करोगे, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि अच्छा लेआउट के बारे में बताओ, आप पहले बोलोगे लेआउट का मतलब ये होता है। लेआउट अगर अच्छा होगा तो उसकी वजह से सनलाइट अच्छे से एक्सपोजर मिल जाएगा पौधों को, पौधों का रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा, मैनेजमेंट हम अच्छा से कर सकते हैं। पहला सिस्टम आ जाता है स्क्वायर सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो बहुत ही इजी है, आसान है, जिसमें हम रो से रो और प्लांट से प्लांट डिस्टेंस को हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, तो उसको कहा जाता है स्क्वायर सिस्टम। तो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जहां पे प्रॉपरली तुमने यार अच्छे नंबर लाने ना, अच्छे नंबर लाने प्रॉपरली, देखो सब दिख रहा है कि ये रोज हैं, अलग अलग रो हैं, ये आपने प्लांट लगाया हुआ है। आप अपने नोट्स में इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, जो आपने हरे कलर का ये क्रॉस बनाया है ये प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, बट जिस तरीके से आपने एग्जाम में अपने क्वेश्चंस लिखने, एग्जाम में आंसर लिखने, तो आपको एक सिस्टमैटिकली, मतलब एग्जामिनर को भी लगे यार ले तू पूरे नंबर ले, तू पूरे नंबर ले इसमें। ठीक है, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बाद में, अभी मैं पहले समझा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। ठीक है, चलो देखो, मैंने आपको स्क्वायर सिस्टम बता दिया, मैंने आपको रेक्टेंगल भी बता दिया। मैंने बोला रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल में होगा ये कि जो रो टू रो और जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो हम अलग अलग रखेंगे। रो टू रो डिस्टेंस होगा ज्यादा, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगा हमारा कम। ठीक है, अब मान लो मेरे पास इतना ही एरिया, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, मान लो मेरे पास इतना ही एरिया जितना मैंने यहां पे यूज किया। देखो अब इसमें देखो क्या होगा, अब इतने से एरिया में ही, अब इतने से एरिया में ही देखो क्या होगा, देखो इतने से एरिया ही में मैंने क्या किया, इतने से एरिया में मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने रो टू रो डिस्टेंस ज्यादा रखा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से। इतने से एरिया में ही मैंने रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अलग अलग किया, मैंने सेम नहीं रखा उसको। देखो आपको दिख रहा होगा कि सेम ही एरिया है, जितना एरिया मैंने ये बनाया है उतना ही एरिया ये भी है। पर अब आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर ऑफ प्लांट आ गए हमारे 20। आप देख पा रहे हो, क्या तुम लोग देख पा रहे हो कि सेम एरिया है, इतना जितना एरिया मैंने यहाँ पे यूज किया उतना ही एरिया मैं यहाँ पे भी यूज कर रही हूं, पर यहाँ पे मैंने रो टू रो डिस्टेंस को प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से बच्चे ज्यादा रखा है। रो टू रो डिस्टेंस को मैंने प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से ज्यादा रखा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब मैं रो से रो डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से ज्यादा रख रही हूं तो जो नंबर ऑफ प्लांट है वो उसमें ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू द स्क्वायर सिस्टम। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए, पूछा तो नहीं जाएगा पर तुमने अपने आंसर में ये भी मेंशन करना है जब तुम बोलोगे कि अच्छा रेक्टेंगुलर सिस्टम में क्या होता है, रो टू रो डिस्टेंस को ज्यादा रखा जाता है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से, और रेक्टेंगुलर सिस्टम में स्क्वायर सिस्टम की तुलना में, रेक्टेंगुलर सिस्टम में आयताकार प्रणाली में वर्ग प्रणाली की तुलना में ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट पाए जाते हैं रेक्टेंगुलर में एज कंपेयर टू द स्क्वायर सिस्टम। मैं यहां पे आपको अलग से बच्चे डायग्राम इसीलिए बता रही हूं ताकि दो सिस्टम को आप कंपेयर कर सके, दो सिस्टम को आप कंपेयर कर सके। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा मुझे लग रहा है, बट अल्टीमेटली मोटिव समझ आना चाहिए, मोटिव समझ आना चाहिए कि रो टू रो डिस्टेंस जब मैं ज्यादा रखती हूं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से तो हम उसमें नंबर ऑफ प्लांट को ज्यादा अक्यूमुलेट कर सकते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट मैं उस एरिया में लगा सकती हूं। आई होप बच्चे इतनी चीज आपको क्लियर हो गई हो, आई होप बेटा इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर। ठीक है, दो सिस्टम अभी तक हम पढ़ चुके हैं, दो सिस्टम अभी तक पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने आपको बोला एक पढ़ा हमने वर्ग प्रणाली, दूसरी हमने पढ़ी रेक्टेंगुलर प्रणाली, वर्ग आयताकार प्रणाली। वर्ग में मैंने बोला कि जो रो टू रो डिस्टेंस है, जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो दोनों सेम है,
पंक्तियों की दूरी, दो पंक्तियों के बीच की दूरी या दो पौधों की दूरी वो समान है। यहाँ पे मैंने बोला कि जो दो पंक्तियों की दूरी है वो दो पौधों की दूरी से ज्यादा है। इसीलिए इसीलिए आयताकार प्रणाली में वर्ग प्रणाली की तुलना में ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन से सिस्टम आते हैं आगे देख लेते हैं यार। देखो ये हम पढ़ चुके थे, है ना। चलो यहाँ पे मैं डायग्राम आपके लिए लेके आई हूं, बट थोड़ा बना के और चीजों को और अच्छे से बच्चों को समझ आ सकता है। ठीक है, अब आ जाता है बच्चे डायगोनल सिस्टम। देखो डायगोनल सिस्टम जो होता है उसको क्विंकन सिस्टम भी कहा जाता है। क्विंकन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या होगा। डायगोनल का मतलब, अब आपने ये भी मैथ में पढ़ा होगा, ये भी अपने मैथ में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है, मान लो मेरे पास स्क्वायर है, यहां से जो लाइन ये क्रॉस करेगी इसको हम डायगोनल बोलते थे, यहां से जो लाइन करेगी उसको भी हम डायगोनल बोलते थे। तो हमने क्या करना है, जो आपका डायगोनल सिस्टम या क्विंकन सिस्टम होता है उसमें हम क्या करते हैं। देखो बच्चे, जो आपके दो डायगोनल अगर मैं स्क्वायर में बनाती हूं, बीच में जहां पे वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पे वो दोनों डायगोनल मिल रहे हैं, उस जगह पे मुझे एक प्लांट लगाना है। उस जगह पे मुझे एक प्लांट लगाना है। आप ये देख पा रहे होंगे, आप ये देख पा रहे होंगे कि इन पोर्शन को छोड़ के, इनको छोड़ दो, इनको मत देखो, इन पोर्शन को छोड़ के आप ये देख पा रहे होंगे यार ये तो स्क्वायर सिस्टम ही लग रहा है, ये तो स्क्वायर सिस्टम ही लग रहा है। इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी तो सेम है। ये आपको स्क्वायर ही लग रहा होगा, ये आपको स्क्वायर ही लग रहा होगा कि जो ये दो रोज के बीच का डिस्टेंस है और जो ये दो पौधों के बीच का डिस्टेंस है ये तो सेम है। बिल्कुल सही आपने देखा, बिल्कुल सही आपने ये इमेजिन किया कि जो आपका डायगोनल सिस्टम होता है प्लांटिंग का, वो आपका स्क्वायर सिस्टम की ही मॉडिफिकेशन है। स्क्वायर सिस्टम की ही मॉडिफिकेशन डायगोनल सिस्टम को बोला जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसके बीच में भी प्लांट लगाया जाएगा। स्क्वायर सिस्टम में हम सिर्फ कोनों में पौधे लगा रहे थे, स्क्वायर सिस्टम में मैं सिर्फ कोने पे पौधे लगा रही थी, पर डायगोनल में मैं इसके सेंटर पे भी पौधे लगाऊंगी। डायगोनल में मैं इसके जो सेंटर है, इसका केंद्र है, वहां पे भी पौधे लगा रही हूं। जो पौधा हम सेंटर पे लगाते हैं बच्चे, उसको बोला जाता है फिलर प्लांट। वो उस जगह को फिल कर रहा है, वो उस जगह को भर रहा है, वो उस जगह को भर रहा है, इसीलिए उसको कहा जाता है बेटा फिलर प्लांट। ठीक है, तो स्क्वायर मेथड की तरह ही डायगोनल मेथड है, बट with one more plant in the center of the square। स्क्वायर सिस्टम ही है, स्क्वायर सिस्टम ही है ये, पर इसके मध्य में, इसके केंद्र में भी मैं एक प्लांट लगाती हूं। अगर मैं जो प्लांट में लगा रही हूं वो इस जगह को फिल कर रहा है, इस जगह को भर रहा है, इसीलिए उसको फिलर प्लांट कहा जाता है, इसीलिए इसको फिलर प्लांट कहा जाता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? आई होप आपको ये समझ आ गया। अब देखो, अब थोड़ी और चीजें हम जान लेते हैं, थोड़ी और चीजें जान लेते हैं। देखो मैंने आपको डायगोनल में बोला स्क्वायर जैसा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी ये डायग्राम बनाया, अभी स्क्वायर में बनाया था। ठीक है, ये मैंने एज इट इज डायग्राम मैंने बनाया था स्क्वायर का। ठीक है, यहां पे मैंने अलग अलग नंबर ऑफ प्लांट लगाए थे, 1 2, ये मैंने अलग अलग प्लांट लगाए थे। नंबर ऑफ प्लांट थे हमारे 16। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट थे हमारे 16। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला जो डायगोनल सिस्टम होता है बेटा, मैंने ये बोला जो हमारा डायगोनल सिस्टम है, डायगोनल सिस्टम जो हमारा है, ठीक है, सिस्टम को क्या हो गया, अरे है सिस्टम। ठीक है, मैंने ये बोला कि जो हमारा डायगोनल सिस्टम है उसमें मैं क्या कर रही हूं, उसमें मैं बीच में पौधा लगा रही हूं, एक छोटा सा पौधा बीच में लगा रही हूं, क्योंकि हमने देखा स्क्वायर सिस्टम में बीच में बहुत गैप बच रहा था, बीच में बहुत जगह खाली बच रही थी यार, वो जगह हमें अच्छी नहीं लग रही थी यार, इतना एरिया क्यों वेस्ट करना। एक तो आजकल लैंड होता ही नहीं है, एक तो आजकल एरिया लोगों के पास होता ही नहीं है, जमीनें होती नहीं है, तो हम उस एरिया को वेस्ट नहीं होने देना चाहते। तो मैंने क्या किया, वहां पे एक प्लांट लगा दिया, उस प्लांट को मैंने बोला फिलर प्लांट,
उस प्लांट को बच्चे मैंने बोला फिलर प्लांट। अब जो फिलर प्लांट हम लगाते हैं बेटा, जो फिलर प्लांट हम लगाते हैं वो क्या होता है, वो सिमिलर नहीं होता है किसके, जो यहां पे मैंने प्लांट लगाया है वो प्लांट सिमिलर या सेम नहीं होता है किस प्लांट के, इस प्लांट के, इस प्लांट के जो मेन प्लांट है, जो ये हरा हरा प्लांट है, जो हरा प्लांट होगा उस प्लांट के अलावा मैं यहाँ पे कोई प्लांट लगा रही हूं। मान लो जो ये हरा वाला पौधा है, मान लो जो ये हरा वाला जो क्रॉस है वो मैंगो है, ठीक है, और जो बीच में मैंने फिलर प्लांट की तरह यूज किया हुआ है, जो बीच में मैंने फिलर प्लांट के तौर पे यूज किया है वो है पपाया, ठीक है। अब देखो जो फिलर प्लांट होता है बेटा वो आपका मेन प्लांट नहीं होता है, फिलर प्लांट जो है वो मेन प्लांट नहीं होता है। फिलर प्लांट लगाने का मकसद हमारा यही था कि जो एरिया है उसको भरा जाए, जो एरिया है उसको भरा जाए, तो मैं वहां पे वो पौधा लगाऊंगी, तो मैं वहां पे वो पौधा लगाऊंगी जिसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, जिसकी जो जीवन काल है, जो अवधि है जीने की वो कम है। जैसे आपने देखा होगा कि जो पपाया है वो 4 से 5 साल में फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब कुछ दे के मर भी जाता है। जो पपाया का पौधा है वो 4-5 साल में उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, 4-5 साल में वो पूरा मतलब फूल भी दे देगा, फ्रूट भी दे देगा, सब कुछ कर लेगा, ठीक है। तो मैं फिलर प्लांट के तौर पे ऐसा पौधा लगाऊंगी जिसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, जिसका लाइफ स्पैन जो है, जिसका जीवन काल जो है वो छोटा है। दूसरा, और वो अर्ली बियरिंग करता है, वो अर्ली बियरिंग करता है। अर्ली बियरिंग का मतलब होता है कि उस पौधे में फ्लावरिंग, फूल और फल जल्दी आ रहे हैं। फूल और जो फल हैं बेटा, फूल और जो फल हैं जब उनमें जल्दी वो आ रहे हैं उसको बोला जाता है अर्ली बेयरिंग। तो जो मैं फिलर प्लांट डायगोनल सिस्टम में यूज कर रही हूं वो मैं प्लांट ऐसा यूज करूंगी, वो पौधा ऐसा होना चाहिए कि जिसका शॉर्ट लाइफ स्पैन हो, जो ज्यादा लंबे, ऐसा ना हो कि मैं फिलर प्लांट वो लगा रही हूं कि मैंगो में, देखो अब मैंगो मैंने यहाँ पे मान लो मैंगो में 7-8 साल बाद फ्लावरिंग आती है, उसके बाद जाके फ्रूटिंग आएगी, ठीक है, ठीक है। तो मैंने फिलर प्लांट बच्चे ऐसा प्लांट यूज करना है जिसका लाइफ स्पैन छोटा हो और जिसमें जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आ जाए। कितनी जल्दी आ जाए, जब तक मैंगो में फूल आएंगे तब तक उस पौधे का लाइफ स्पैन खत्म हो जाना चाहिए। जब तक यहाँ पे मैंगो के फूल आएंगे तब तक पपाया हमें फल फूल सब कुछ दे के हम उसको उखाड़ भी देंगे वहां से, ठीक है। तो फिलर प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो गैप को फिल करने के लिए हम लगाते हैं, और वो प्लांट ऐसे होने चाहिए जिसका शॉर्ट लाइफ स्पैन हो। दूसरी बात, जिसमें फल और फूल जल्दी से आ जाए। कितनी जल्दी आ जाए, जो हमने मेन पौधा लगाया हुआ है उसकी फ्लावरिंग से पहले, उसका बेयरिंग में आने से पहले, बेयरिंग का मतलब होता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, ठीक है, उसके बेयरिंग में आने से पहले, उसमें फूल फल आने से पहले ही जो फिलर प्लांट है वो हमें वहां से उखाड़ भी देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फिर इसको कोई कंपटीशन ना हो, जब इसके फ्लावर आ रहे हैं, इसके फ्रूट आ रहे हैं, तो इसको कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए फिलर प्लांट से, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी कोई पौधा लगा रहे हैं तो अल्टीमेटली इन पौधों का न्यूट्रिएंट भी तो कंपीट कर रहे हैं। ये पौधे इस पौधे के साथ कंपीट करेंगे ना न्यूट्रिशन के लिए। यहाँ पे इनका रूट सिस्टम होगा, यहाँ पे इसका होगा, यहाँ पे इसका होगा, यहाँ पे इसका होगा, तो इस एरिया से ये पौधा भी न्यूट्रिएंट विड्रॉ कर रहा है, ये पौधा भी न्यूट्रिएंट विड्रॉ कर रहा है, ये पौधा भी न्यूट्रिएंट विड्रॉ कर रहा है। तो वो चीज ना हो तो फिलर प्लांट हम ऐसा यूज करते हैं जिसकी जो अवधि है, जिसका जो आपका लाइफ स्पैन है वो छोटा होना चाहिए, और जिसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी जल्दी आ जानी चाहिए। कितनी जल्दी आ जानी चाहिए, इतनी जल्दी आ जानी चाहिए कि जो मेन पौधा हम मैंगो का लगा रहे हैं, मेन पौधे में बेयरिंग से पहले फिलर प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जानी चाहिए। मेन पौधे में बेयरिंग आने से पहले फिलर प्लांट में क्या हो जाना चाहिए, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इतनी कहानी
इतनी राम कहानी तुम लोगों को समझ आई होगी कि डायगोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। डायगोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। आई होप आपको इतनी चीजें समझ आ गई होंगी बच्चे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई ना। अगर कंफर्मेशन मुझे देते रहना, कंफर्मेशन, आई नीड कंफर्मेशन, मुझे कंफर्मेशन की जरूरत है कि इतनी जोर से चीख चीख के मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, क्या तुम्हें वो चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। आई होप बच्चे। डायगोनल सिस्टम में एक बार और बता देती हूँ, डायगोनल सिस्टम में मैंने बोला कि स्क्वायर सिस्टम जैसा ही ये सिस्टम है, स्क्वायर सिस्टम जैसा ही ये सिस्टम है, पर हम क्या कर रहे हैं कि बीच में गैप को फिल करने के लिए फिलर प्लांट लगा रहे हैं। वो फिलर प्लांट शॉर्ट लाइफ स्पैन का होना चाहिए और उसमें बेरिंग आनी चाहिए मेन क्रॉप की बेरिंग से पहले। मेन क्रॉप मान लो मैंगो है, फिलर प्लांट मान लो पपाया है, तो पपाया में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मैंगो में फ्लावरिंग आने से पहले हो जानी चाहिए, पहले ही आ जानी चाहिए। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये हमने बोल दिया था कि स्क्वायर सिस्टम जैसा ही मेथड है, पर इसमें सेंटर में एक हम प्लांट लगाते हैं और उस प्लांट को फिलर प्लांट कहा जाता है। ये चीज हमारी हो गई थी। अब देखो, अब यहां पे लिखा गया है बच्चे ये कि जो आपका ये है डायगोनल सिस्टम है, उसमें डबल, ये एग्जैक्ट डबल नहीं होगा, जब भी आप लिखो तो ऑलमोस्ट डबल लिखना है, ठीक है। तो जो डायगोनल सिस्टम है उसमें ऑलमोस्ट डबल द नंबर ऑफ प्लांट्स आते हैं, ऑलमोस्ट डबल आते हैं। तो मैक्सिमम जगह आपको ये मिलेगा 1.6 टाइम ज्यादा आते हैं, 1.8 या 1 इतना, 1.6 टाइम ज्यादा प्लांट आते हैं, 1.8 टाइम ज्यादा प्लांट आते हैं और 2 टाइम ज्यादा प्लांट आते हैं। किस में आते हैं? डायगोनल सिस्टम में। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने डायग्राम बताया था ना, वो मैंने इसीलिए बताया था। देखो यहाँ पे, अब मैंने आपको बोला था, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, देखो कहां गया देखो यहां पे सबसे पहले मैंने स्क्वायर सिस्टम में आपको क्या बोला था कि ये सिस्टम था, इसमें 16 प्लांट आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डायगोनल सिस्टम के बारे में बताया, वहां पे मैंने आपको बोला कि बीच में हम प्लांट लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे तो 16 प्लांट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये प्लांट 16 थे स्क्वायर में। स्क्वायर में हमने क्या किया, फिर हमने सेंटर पे भी पौधे लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पौधे हमारे सेंटर पे आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट आ गए हमारे 25। तो ये ऑलमोस्ट 1.6 टाइम ज्यादा है स्क्वायर सिस्टम की तुलना में। स्क्वायर सिस्टम में हमारे नंबर ऑफ प्लांट 16 आ रहे थे और डायगोनल में 25 आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.6 टाइम ज्यादा प्लांट आ रहे हैं, या 1.8 टाइम ज्यादा आते हैं, या इसको हम बोल देते हैं ऑलमोस्ट डबल नंबर आ जाता है स्क्वायर सिस्टम की तुलना में। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा सिस्टम ऑफ लेआउट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट लगाए जा सकते हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पौधे लगाए जा सकते हैं, तो वो बेटा ये होगा, वो डायगोनल सिस्टम होगा। और स्क्वायर सिस्टम की तुलना में कितने ज्यादा लगाए जाते हैं? 1.6 टाइम ज्यादा लगाए जा सकते हैं, 1.8 टाइम ज्यादा लगाए जा सकते हैं, या डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डबल द नंबर ऑफ स्क्वायर सिस्टम। क्रोमोसोम जेनेटिक्स भी मैं पढ़ाती हूँ तो क्रोमोसोम याद आ रहे हैं, देखो तो डबल मतलब ऑलमोस्ट डबल, 16 का डबल 32 होगा, तो ऑलमोस्ट डबल आपके नंबर ऑफ प्लांट डायगोनल सिस्टम में देखे जाते हैं, ठीक है। या तो 1.6 टाइम भी हो सकता है, 1.8 टाइम भी हो सकता है, और डबल टाइम भी हो सकता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ प्लांट्स भी हो सकता है। आई होप बच्चे इतनी चीजें क्लियर हो गई हो, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं ये फिर से इस पे ड्रॉ कर रही हूँ ना, वो मैं आप कंपैरिजन के लिए बोल रही हूँ, वो सारी चीज मैं कंपैरिजन के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार। देखो, तो यहां पे मैंने बोला कि जो पौधों की संख्या है वो ऑलमोस्ट दुगनी हो जाती है डायगोनल सिस्टम के केस में, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है बेटा हेक्सागोनल सिस्टम। देखो हेक्सागोनल, सारी बच्चे बोलेंगे यार इसमें भी मैथ्स,
इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी रेक्टेंगुलर, इसमें भी हेक्सागोनल, बट है पढ़ना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। हेक्सागोनल सिस्टम में देखो बेटा क्या होता है, देखो आपको पता है हेक्सागन क्या होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 साइड्स होती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 साइड होती है। तो हमको बच्चे क्या करना है, हमको इस पैटर्न में प्लांट लगाने हैं, इस पैटर्न में प्लांट लगाने हैं, या हम बोल सकते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें हम हेक्सागन की फॉर्म में प्लांटिंग करते हैं, या ऐसा सिस्टम, देखो ऐसा सिस्टम जिसमें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों आर्म्स इक्वल लेंथ की होती हैं, जिसकी तीनों आर्म इक्वल लेंथ की होती हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के स्ट्रक्चर में पौधों की प्लांटिंग कर रहे हैं, या जब हम हेक्सागन बना के, ये आकृति दे के जब हम प्लांटिंग करते हैं, तो उसको बोला जाता है हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। दिस वे 6 ट्रीज फॉर्म अ हेक्सागन। इस तरीके की वजह से 6 प्लांट एक हेक्सागन फॉर्म करते हैं, और जो 7वां प्लांट है वो उस हेक्सागन के बीच में लगाया जाता है। 7वां प्लांट जो होता है बच्चे, वो उस हेक्सागन के सेंटर पे लगाया जाता है। देखो यहाँ पे लगा हुआ है बीच में प्लांट। तो इस तरीके से हम एरिया में अपनी लैंड पे लेआउट बनाते हैं। इस तरीके से हम अपने एरिया में या अपनी जमीन पे लेआउट बनाएंगे पौधों को लगाने के लिए। पौधों को लगाने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, मैंने क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके से बनाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई, ठीक है, यहां देखो दूसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई, अब इन दोनों के बीच में भी लगा दिया, यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई, यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई, और यहां पे एक और बन गई। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि समबाहु, आई थिंक समबाहु त्रिभुज होती है वो। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लांटिंग करोगे, या वो समझ नहीं आ रहा तो आप सीधे बोलो कि यार हेक्सागन की आकृति में, हेक्सागन की शेप में मैं प्लांटिंग करूंगी। तो 6 प्लांट तो मेरे आ गए हेक्सागन में। हेक्सागन में 6 साइड होती है, तो 1 2 3 4 5 और 6 प्लांट तो आ गए। 7वां प्लांट हम इसके सेंटर पे लगाते हैं। 7वां प्लांट हम इसके सेंटर पे लगाते हैं। ये 7वां प्लांट है, इसीलिए इसको सेप्ट्यूल बोला जाता है बच्चे। सेप्ट्यूल बोला जाता है। सेप्टा का मतलब होता है ना 7, हम बोलते हैं कि हेक्सा, ऑक्टा, पेंटा, सेप्टा। सेप्टा का मतलब होता है 7। 7वें प्लांट को हम बीच में लगा रहे हैं, इसीलिए उसको सेप्ट्यूल कहा जाता है। 7वें प्लांट को हम सेंटर पे लगाते हैं बच्चे, इसीलिए इसको कहा जाता है सेप्ट्यूल। आई होप आपको हेक्सागोनल सिस्टम समझ आ गया होगा, जिसमें हम 6 प्लांट को हेक्सागन की आकृति में, हेक्सागन की फॉर्म पे हर साइड पे लगाते हैं। हेक्सागन बनाया, हेक्सागन की हर साइड पे हम 6 प्लांट को लगाएंगे। हेक्सागन की हर साइड पे हम 6 प्लांट को लगाएंगे। 7वें प्लांट को हम उस हेक्सागन के बीच में लगाते हैं, उसको बोला जाता है हेक्सागोनल सिस्टम। उसको बोला जाता है हेक्सागोनल सिस्टम। अब आप ये देख पा रहे होंगे बच्चे, आप ये देख पा रहे होंगे कि यार कितना टिपिकल है यार, ये कितना डिफिकल्ट है, ये कौन बनाएगा इस सिस्टम को, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो सिस्टम ऑफ लेआउट है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, मुश्किल जो आपका लेआउट का पैटर्न है, वो होता है आपका ये वाला सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम सबसे ज्यादा मुश्किल है। देख के ही लग रहा है यार क्या है ये, कैसे बनाया है ये, है ना, देख के ही पता चल रहा है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल जो सिस्टम है, सबसे ज्यादा मुश्किल जो प्लांटिंग का सिस्टम है, पौधों के रोपण का वो है सिस्टम है, वो आपका हेक्सागोनल सिस्टम हो जाता है। अब देखो यहां पे लिखा गया है जो हेक्सागोनल सिस्टम है उसमें 15% ज्यादा पौधे आते हैं। देखो मैंने आपको बोला हेक्सागन में हम हेक्सागन बनाएंगे। देखो ये बना लिया हमने हेक्सागन जी, ठीक है, गला बैठ गया यार, हाय, ये बना ली मैंने हेक्सागन, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करूंगी, हेक्सागन के हर साइड पे मैंने पौधे लगा दिए।
ये मैंने 6 पौधे लगा दिए और बीच वाला पौधा आ गया ये। अब देखो, जैसे मैंने आपको डायगोनल में बताया था बच्चे, जैसे मैंने आपको डायगोनल में बताया था कि फिलर प्लांट हम लगाते हैं। डायगोनल में मैंने बोला था कि जो मेन प्लांट है और जो फिलर प्लांट है वो अलग अलग होते हैं। बट हेक्सागन के केस में जो ये सेप्ट्यूल होता है, 7वां प्लांट सेप्ट्यूल होता है, ठीक है। जो सेप्ट्यूल है और जो ये पौधे लगे हुए हैं वो सेम होंगे। जो एक्स है वो सेम पौधा होगा, ठीक है, वो सेम पौधा होगा, वो अलग अलग पौधे नहीं होंगे, वो सेम पौधे होंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है उसमें, ठीक है। उसमें भी हम बीच में पौधा लगा रहे हैं, इसमें भी हम बीच में स्पेस फिल करने के लिए पौधा लगा रहे हैं, बट इसमें जो हम बीच में पौधा लगाते हैं वो सेम पौधा होता है। जो यहाँ पे पौधा लगा है, जो यहाँ पे पौधा लगा है वो वैसा ही है। उसमें हम अलग अलग लगा रहे थे, उसमें मैं कॉर्नर पे मैंगो लगा रही थी, बीच में मैंने पपाया लगाया था, बट यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे मैंगो लगाया है तो यहाँ पे भी मैं मैंगो लगाऊंगी। और फिर दूसरा पॉइंट बच्चे मैंने ये बोला आपको, दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है 15% ज्यादा प्लांट्स स्क्वायर की तुलना में आते हैं। 15% ज्यादा प्लांट स्क्वायर की तुलना में आते हैं। मान लो कि स्क्वायर सिस्टम में नंबर ऑफ प्लांट 100 थे, मान लो स्क्वायर सिस्टम में, मान लो स्क्वायर सिस्टम में नंबर ऑफ प्लांट 100 थे, तो जो हेक्सागन में होगा, हेक्सागन में 15% ज्यादा प्लांट आएंगे। तो हेक्सागन में नंबर ऑफ प्लांट 115 आएंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चे तैयारी करते हो ना, बहुत सारे एग्जाम में ये लाइन पूछी गई है। अभी आपको लगेगा यार इतना भी क्या है डिफिकल्ट है इसमें, डिफिकल्ट नहीं होता। डिफिकल्ट ना पढ़ा हो ना फिर सारी चीजें डिफिकल्ट होती है, पढ़ा हो तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता। तो ये चीजें आपकी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर एंट्रेंस में पूछी जाए, एंट्रेंस में भी पूछी जाती है, एएफओ का सुना होगा आपने, उसमें भी पूछी गई है। तो मैं आपको इस तरीके से भी पढ़ा रही हूँ कि आगे आप प्रिपेयर रहो। आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं बेटा, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, बेड़ा पार हो जाएगा तुम लोगों का इन नोट से, मैं बता रही हूँ। आई एम अश्योरिंग दिस, मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज की, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि आगे अच्छे से पढ़ते हैं ना, यही चीजें आगे भी पढ़नी पड़ेंगी। एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई कि हेक्सागन सिस्टम में स्क्वायर की तुलना में, हेक्सागन सिस्टम में स्क्वायर की तुलना में 115 नहीं 15% प्लांट ज्यादा आते हैं। जैसे यहाँ पे पीछे हमने देखा था, देखो मान लो यहाँ पे मैंने बोला था कि स्क्वायर में 16 आ रहे हैं, तो हेक्सागन में कितने आएंगे, हेक्सागन में अप्रोक्स आपके 15% ज्यादा होंगे। तो इसका 15% कितना हो जाएगा, इसका 15% हो जाएगा इतना, अप्रोक्स आपके 3 प्लांट ऐड होंगे, ठीक है। तो हेक्सागन में ऑलमोस्ट 19 प्लांट हम लगाएंगे। अगर हम स्क्वायर में 16 लगा रहे हैं, अगर हम स्क्वायर सिस्टम में 16 प्लांट को लगा रहे हैं, तो हेक्सागन में हम 19 प्लांट लगाएंगे, 3 एक्स्ट्रा आएंगे, 15% 3 आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर 15% करना नहीं आया तो 15% कर लेना कैलकुलेटर में, इसमें मैं 15% करने नहीं बैठूंगी। यहाँ पे 16 का 15% कितना होगा, ठीक है। तो 15% प्लांट इसमें ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 प्लांट इसमें ज्यादा आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हेक्सागन। अब आ जाता है बच्चे ट्रायंगुलर, अब आ जाता है हमारा ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर सिस्टम में देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल की फॉर्म में हमने प्लांटिंग की हुई है, देखो ट्रायंगल मिल रही है ना, ट्रायंगल की फॉर्म में हमने प्लांटिंग की हुई है। नाम से आधी चीजें पता चलती है। स्क्वायर में हमने स्क्वायर की तरह प्लांट्स को लगाया, रेक्टेंगुलर में हमने रेक्टेंगल की तरह प्लांट्स को लगाया, हेक्सागोनल में हमने हेक्सागोनल की फॉर्म में लगाया, डायगोनल की फॉर्म में हमने डायगोनल की तरह लगाया। अब ट्रायंगुलर में हम ट्रायंगल की तरह लगाएंगे, ट्रायंगुलर में हम ट्रायंगल की तरह लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, देखो जैसे आपको बच्चे ये दिख रहा होगा कि ट्रायंगल सी बनी हुई है, देखो ये ट्रायंगल सी बनी हुई है, इस पैटर्न में हम प्लांटिंग करते हैं, इस पैटर्न में हम प्लांटिंग करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, लाइन पढ़ो, देखो द प्लांट्स आर प्लांटेड इन ऑल्टरनेट रो। मैंने आपको बोला था कि वर्टिकल सिस्टम में सिर्फ 2 टाइप आते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, और फिर मैंने आपको बोला था कि अल्टरनेट सिस्टम भी होते हैं। अल्टरनेट में हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, अल्टरनेट में मैंने हेक्सागन पढ़ा दिया, अल्टरनेट में मैंने आपको डायगोनल पढ़ा दिया, अल्टरनेट में अब आपका ट्रायंगुलर भी आ जाएगा, अल्टरनेट में आपका ट्रायंगुलर भी आ जाएगा। देखो होगा क्या, होगा ये बच्चे, देखो इसमें क्या होगा, मान लो अल्टरनेट का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम ऑल्टरनेटिवली लगा रहे हैं यार, अगर मैंने यहां पे लगाया तो मैं यहां पे मिस कर दूंगी, फिर मैं तीसरी रो पे लगाऊंगी, यहां पे कर दूंगी, फिर मैंने यहां पे मिस करके यहां पे पौधा लगा लिया, ठीक है।
ऑल्टरनेटिवली जब मैं पौधों को लगाती हूं तो उसको कहा जाता है अल्टरनेट रो पैटर्न। ये हमने कल जान लिया था। अब ट्रायंगुलर में अल्टरनेट रो पैटर्न किस तरीके से लगाऊंगी? देखो ट्रायंगुलर में क्या किया जाता है, दो पौधों के बीच में एक पौधा अगली रो में लगाया जाएगा, दो पौधों के बीच में अगली रो में एक पौधा लगाया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं एक ट्रायंगल बन रही है। आप ये देख सकते हैं कि ट्रायंगल बन रही है। आप ये देख सकते हैं बच्चे ट्रायंगल बन रही है। बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं, बेसिकली मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रही हूं कि अगर आप दो प्लांट इस तरीके से लगाते हैं, अगली रो में आपको प्लांटिंग इन दोनों के बीच में लगाना है। इन दोनों के बीच में आगे आप प्लांट लगाओगे। अब मान लो मैंने यहां और यहां प्लांट लगाया, देखो इन दोनों के बीच में पौधा आना चाहिए। अब मैं क्या कर रही हूं, अब यहां पे मैंने पौधा लगाया, मतलब दो प्लांट के बीच में ये पौधा लगा, इन दो के बीच में ये पौधा लग रहा है। अगर मुझे इस रो के नीचे पौधा लगाना है तो इन दो के बीच में मैं लगाऊंगी, इन दोनों के मैं बीच में लगाऊंगी। अगर यहाँ पे पौधा तो मुझे नेक्स्ट पौधा यहाँ आएगा। मतलब दो पौधों के बीच में हम अगली रो में प्लांटिंग कर रहे हैं, दो पौधों के बीच में हम अगली रो में प्लांटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से बच्चे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। ट्रायंगुलर फॉर्म में हम प्लांटिंग कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। जैसे यहां पे देखो एक पौधा है मेरा यहां पे एक पौधा है, ठीक है। इस पौधे को मैंने दो पौधों के बीच में लगाया, दो पौधों के बीच में लगा हुआ है, दो पौधों के बीच में ये पौधा लगा हुआ है, दो पौधों के बीच में जाके ये पौधा लगा हुआ है। यही यहाँ पे कहा जा रहा है, जो प्लांट्स हैं उनको इस तरीके से हमने प्लांट किया है कि जो अल्टरनेट रो है उसमें मिडिल में आ रहे हैं। जो दो कॉर्नर है हमारे पौधों के, जो दो कॉर्नर है हमारे पौधों के, उन दो पौधों के बीच में हम अगली रो में प्लांट लगा रहे हैं। उन दो पौधों के बीच में मैं अगले प्लांट में अगली रो में प्लांट लगा रही हूं। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। आई होप आपको इतनी समझ आ गई होगी बात मेरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो ट्रायंगुलर सिस्टम होता है बच्चे, देखो जो ट्रायंगुलर सिस्टम होता है उसमें वर्ग प्रणाली की तुलना में 11% प्लांट कम लगाए जाते हैं। 11% प्लांट कम लगाए जाते हैं, ज्यादा नहीं लगाए जाते। अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें बोली, मैंने रेक्टेंगुलर बोला, रेक्टेंगुलर में भी मैंने बोला कि यार स्क्वायर प्रणाली की तुलना में ज्यादा प्लांट लगाए जाते हैं। फिर मैंने आपको हेक्सागोनल बताया, हेक्सागोनल में मैंने बोला 15% ज्यादा प्लांट आएंगे। फिर मैंने आपको डायगोनल बोला, उसमें मैंने बोला कि ऑलमोस्ट डबल या 1.6 टाइम ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स आ रहे हैं स्क्वायर सिस्टम की तुलना में। ये पहला सिस्टम में देख रही हूं कि जिसमें 11% प्लांट कम आ रहे हैं। स्क्वायर सिस्टम वर्ग प्रणाली की तुलना में कम संख्या आ रही है पौधों की। तो जैसे जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके नंबर ऑफ पौधे स्क्वायर सिस्टम में 16 है तो इसमें आप क्या करो, 11% कम कर दो, 11% कम कर दो तो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 14 पौधे आएंगे, 2 पौधे कम हो जाएंगे, 14 ऑलमोस्ट 14 पौधे आपके यहाँ पे देखे जाएंगे। मतलब देखो यहां से समझ नहीं आया तो ये समझो, ये मैंने एग्जांपल आपको 16 का दिया था इसीलिए मैं आपको ये एग्जांपल बता रही थी। मान लो अगर आपके स्क्वायर सिस्टम में 100 पौधे हैं, मान लो आपके स्क्वायर सिस्टम में 100 पौधे हैं तो आपके ट्रायंगुलर सिस्टम में 11%, अब 100 माइनस 11 करो, 100 माइनस 11 करो तो 89 होगा, 89 होगा ना। तो 89 पौधे आपके ट्रायंगुलर सिस्टम में देखने को मिलेंगे। आई होप बच्चे इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। हमने ये भी बात कर ली, मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्क्वायर सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको ये भी बोल दिया कि रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको ट्रायंगुलर सिस्टम, डायगोनल सिस्टम, ये सारे सिस्टम बता दिए। और किस सिस्टम में सबसे ज्यादा पौधे आते हैं, किस में कम आते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताना, ठीक है। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखो आगे देखते हैं, देखो अब आगे आ जाता है बच्चे हमारा कॉन्टूर सिस्टम। आगे हमारे दो सिस्टम आते हैं, देखो इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक आउटले दे देती हूँ, दोनों का एक आउटले दे देती हूँ। देखो अब बचते हैं हमारे पास कॉन्टूर सिस्टम और टेरेस सिस्टम, ठीक है।
अब बचते हैं हमारे पास ये दो तरीके के सिस्टम। अब देखो ये दोनों ही सिस्टम बेटा, ये दोनों ही सिस्टम हिली एरिया में यूज किए जाते हैं। हिली एरिया में अगर मुझे लेआउट बनाना है, मैंने सोचा मुझे सेब का बगीचा लगाना है, मुझे सेब का बगीचा पहाड़ों में लगाना है, तो मैं कॉन्टूर सिस्टम और टेरेस सिस्टम का यूज करूंगी। मैं कॉन्टूर सिस्टम और टेरेस सिस्टम का यूज करूंगी हिली एरिया। ठीक है, अब देखो अब इसमें होगा क्या, इसमें सिर्फ बेटा स्लोप का डिस्टेंस है, स्लोप का डिफरेंस है, सॉरी। जब स्लोप हमारा पहाड़ी का 2 से 10% होगा तो उस कंडीशन में हम कॉन्टूर सिस्टम का यूज करेंगे। जब हमारा स्लोप 21 से लेके 33% होता है तो उस कंडीशन में हम टेरेस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिफरेंस भी साथ साथ पढ़ते चलो, सिमिलैरिटी भी पढ़ते चलो। मैंने अगर आपको बोला कि अगर मुझे पहाड़ों में लेआउट बनाना है, मैंने सोचा मुझे सेब के बगीचे लगाने, कहां लगाने, हिली एरिया में लगाने, पहाड़ों में लगाने, तो मैंने बोला कि यार हिली एरिया में तो कॉन्टूर और टेरेस सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, वो दोनों ही सिस्टम आपके हिली एरिया में यूज किए जाते हैं। जहां पे आपका स्लोप 2 से 10% होगा उसको वहां पे हम कॉन्टूर सिस्टम यूज करेंगे, जहां पे आपका स्लोप 21 से 33% होगा वहां पे हम टेरेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो अब होगा क्या, अब देखो इसमें किया क्या जाता है, इसमें क्या किया जाता है, जो कॉन्टूर सिस्टम है, अगर आपके पास इस तरीके की पहाड़ी है, ऐसी स्टीप पहाड़ी है, स्टीप पहाड़ी का मतलब होता है तीखी पहाड़ी, तीखी पहाड़ी है। देखो अगर आपके पास इस तरीके की पहाड़ी है तो आप कॉन्टूर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से फ्लैट पहाड़ी है, फ्लैट पहाड़ी है तो आप यूज करते हो टेरेस सिस्टम का। स्लोप के मायने हैं, जब आपकी पहाड़ी तीखी है, तीखी पहाड़ी है तो आप कॉन्टूर सिस्टम का यूज करते हो। जब आपकी पहाड़ी इस तरीके से फ्लैट है तो तब आप टेरेस सिस्टम का उपयोग करते हैं। अब किस तरीके से इसमें लेआउट बनाया जाता है वो भी देख लेते हैं। देखो किस तरीके से इसमें लेआउट बनाया जाएगा। देखो आप क्या करोगे, मान लो इस तरीके से पहाड़ी है, आपने सोचा कि यार मुझे यहाँ पे पौधे लगाने, आपने सोचा मुझे यहाँ पे पौधे लगाने, आप क्या करोगे, इस पहाड़ी को यहां से नीचे से उखाड़ना शुरू करोगे, नीचे से स्क्रैच करना शुरू करोगे, यहाँ पे खेत बनाना शुरू करोगे। नीचे बनाया, फिर ऊपर बनाया इसके। ठीक है, इस तरीके से आप टॉप ऑफ पहाड़ी तक जाओगे लेआउट बनाते बनाते। आपने सोचा कि यार मेरे हिली एरिया में मेरे पास जमीन है, मुझे वहां पे पौधे लगाने हैं, तो वहां पे मैं लेआउट कौन कौन से यूज करूंगा, मैं यूज कर सकता हूं वहां पे कॉन्टूर और टेरेस। अगर मेरी पहाड़ी तीखी पहाड़ी है तो मैं कॉन्टूर सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरी पहाड़ी इस तरीके की है तो मैं टेरेस सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा। मुझे करना क्या है, इस तरीके की पहाड़ी है, मैं नीचे से पहाड़ी को स्क्रैच करना शुरू करूंगा। ये खेत बना दिए मैंने, ये सारे मैंने खेत बना दिए। अब पौधे किस तरीके से लगाने, पौधे बस उसी तरीके से लगाने। ऑल्टरनेट रो है, मान लो एक पौधा मैंने यहां लगाया, एक मैंने यहां लगाया, एक मैंने यहां लगाया, इन दोनों पौधों के बीच में आगे लगा दिया, इन दोनों पौधों के बीच में आगे लगा दिया, इन दोनों यहाँ पे इन दोनों के पौधों के बीच में मैंने यहाँ पे पौधा लगा दिया। तो इस पैटर्न में मुझे लेआउट बनाना है या प्लांटिंग करनी है। आई होप आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी। देखो यहाँ पे भी सेम है, नीचे से शुरू करो स्क्रैचिंग, यहाँ से मैंने इस नीचे से शुरू की स्क्रैचिंग पहाड़ी की इस तरीके से। ठीक है, और बस पौधे लगा दो वैसे ऑल्टरनेटिवली। एक मैंने यहाँ लगाया, एक मैंने यहाँ लगाया, एक मैंने यहाँ लगाया, एक यहाँ और नेक्स्ट उसमें इनके बीच में लगा दो, नेक्स्ट यहाँ पे इनके बीच में लगा दो, इनके बीच में लगा दो। ठीक है, इस तरीके से आपका लेआउट या प्लांटिंग की जाएगी हिली एरिया में। इस तरीके से आपका प्लांटिंग या लेआउट किया जाएगा हिली एरिया में। अब आगे देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं तो आपको ज्यादा पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होगा, जो मैंने आपको बोला कॉन्टूर सिस्टम जो होता है वो आपका हिली एरिया में यूज होगा। हिली एरिया में जो हमने लेआउट बनाना है उसको बोला जाता है कॉन्टूर सिस्टम। अब जो हिली एरिया में हम बनाएंगे वहां पे अगर 2 से 10 आपका स्लोप होता है तब हम इस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। स्लोप अगर 2 से 10% है तो हम कॉन्टूर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि इस सिस्टम में सॉइल इरोजन, जो आपका मिट्टी का कटाव है,
मिट्टी का कटाव गलत वो है शायद हिंदी इसकी। सॉइल इरोजन जो होता है, सॉइल इरोजन होता है ना, मिट्टी उखड़ जाती है जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाता है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो मिट्टी की परत ऊपर से चली जाती है, मिट्टी की परत जो है वो क्या हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है, वो बह जाती है, तो उसको बोला जाता है सॉइल इरोजन। तो अगर हम इस तरीके का लेआउट बना रहे हैं तो वो सॉइल इरोजन को कम कर रही है। किस तरीके से कम कर रही है? मान लो पहले ये पहाड़ी नॉर्मल थी, मान लो पहले ये पहाड़ी सिर्फ ऐसी थी, मैंने यहाँ पे लेआउट नहीं बनाया था, बाद में मैंने लेआउट बनाया, देखो बाद में मैंने लेआउट बनाया। जब यहाँ पे लेआउट नहीं बना था तो जैसे ही बारिश होगी बच्चे, जैसे ही बारिश होगी तो वो पानी सीधा नीचे चले जाना था। जैसे ही अगर बारिश होती तो वो पानी सीधा इस पहाड़ी से नीचे चले जाता, सीधा नीचे चले जाता, मतलब जो आपका फ्लो होता पानी का वो ज्यादा होता। देखो यहाँ पे अगर ये चीज नहीं होती बीच वाली, तो जैसे ही आपकी बारिश यहाँ पे पड़ती, जैसे आपकी बारिश यहाँ पे पड़ती, जो मिट्टी होती वो एक हाई स्पीड से, पानी की हाई स्पीड के साथ नीचे बहती। पर जब मैंने यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम बना दिया है, जब मैंने यहाँ पे इस तरीके के लेआउट बना दिए हैं, तो क्या होगा, जैसे ही बारिश पड़ेगी, जैसे ही बारिश पड़ेगी वो पहले इस खेत पे पड़ेगी, यहाँ पे वो थोड़ा यहाँ पे वो पड़ेगा, फिर यहाँ से वो नीचे वाले खेत में जाएगा, फिर यहाँ पे वो पड़ेगा, फिर वो यहाँ से नीचे वाले खेत में जाएगा। मतलब जो पानी की मूवमेंट है, जो पानी, बारिश का पानी है, उसकी स्पीड यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगी। तो ये सॉइल इरोजन को भी बच्चे कम कर रहा है। सॉइल इरोजन को भी आपका जो कॉन्टूर सिस्टम है या टेरेस सिस्टम, दोनों के एडवांटेजेस सेम है, बस स्लोप का डिफरेंस है। जब स्लोप 2 से 10 होगा तब हमने कॉन्टूर सिस्टम यूज करना है, जब स्लोप आपका 20 से 33% होगा तब हम टेरेस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये सॉइल इरोजन को कम कर रहा है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे आगे मैंने आपको टेरेस सिस्टम बताया। देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि फ्लैट पहाड़ी है, फ्लैट सी पहाड़ी है, ठीक है। तो जब ये फ्लैट सी पहाड़ी आपको दिख रही है बच्चे, जो फ्लैट सी पहाड़ी आपको दिख रही है, जब इस पे हम लेआउट बना रहे हैं तो उसको बोला जाता है टेरेस सिस्टम। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां ढलान 20 से 33% है, रोपण की छत प्रणाली का उपयोग वहां पे किया जाता है। टेरेस सिस्टम की प्रणाली को वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। आई होप बेटा इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए यहाँ पे मैंने स्लोप बताया, सेम ही चीज लिख ली है। चलो ये रिपीट हो गई लाइक चलो देखो हो गया ये सारी चीजें। देखो मैंने आपको बोला लेआउट के बारे में, आज हमने लेआउट के बारे में पढ़ा कि एक प्लांट में अगर मैं चाहती हूं कि मुझे सेब का बगीचा लगाना है तो मुझे किस तरीके से प्लांट्स को अपने खेत में लगाना है, खेतों में मुझे अपने प्लांट्स को किस तरीके से लगाना है, तो वो हो गया आपका लेआउट। तो मैंने लेआउट में अलग अलग तरीके पढ़ लिए, मैंने स्क्वायर सिस्टम भी पढ़ लिया, मैंने रेक्टेंगल सिस्टम भी पढ़ लिया, मैंने डायगोनल भी पढ़ लिया, मैंने हेक्सागोनल भी पढ़ लिया, मैंने ट्रायंगुलर भी पढ़ लिया, मैंने कॉन्टूर और टेरेस भी पढ़ लिया। आपको एग्जाम में बच्चे इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि चलो बताओ कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या है, जिसमें आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा, प्लानिंग भी बतानी पड़ेगी और लेआउट भी बताना पड़ेगा। या आपको डायरेक्टली लेआउट पे पूछा जा सकता है कि लेआउट बताओ हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, अगर आपको लेआउट बताने हैं तो अलग अलग तरीके के लेआउट कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप लेआउट से शुरू करोगे कि लेआउट का क्या मतलब होता है, लेआउट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेआउट 2 तरीके से बनाया जा सकता है, वर्टिकल रो पैटर्न और ऑल्टरनेट रो पैटर्न। वर्टिकल रो पैटर्न का क्या मतलब होता है, ऑल्टरनेट का क्या मतलब होता है। वर्टिकल में हम 2 सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, बाकी सारे ऑल्टरनेट में आ जाते हैं। तो बाकी सारे जो आते हैं प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट, जितने भी नंबर का आपको मेंशन है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। जो एग्जांपल मैंने आपको बना के दिया है कि मान लो स्क्वायर में 16 प्लांट बन रहे हैं तो रेक्टेंगल में इतने प्लांट होंगे, हेक्सागोनल में इतने प्लांट होंगे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस तरीके से भी आप अपना एग्जांपल लिख सकते हो। उस तरीके से बेटा पता क्या चलेगा, एग्जामिनर को लगेगा यार इस बच्चे को नॉलेज है, एग्जामिनर को लगेगा कि यार इस बच्चे को आता है कि इसने एग्जाम्पल भी इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो वैसे नंबर तुम्हारे पक्के, पूरे नंबर तुम्हारे पक्के, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, देखो अब मैं थोड़ा एक इन सारे सिस्टम का एक थोड़ा ब्रीफिंग कर लेती हूँ, उसके बाद हमारा हाई डेंसिटी और ऑर्चर्ड वो है एक थोड़ा रहता है। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए
ऐसा कौन सा सिस्टम है जो सिंपल और इजी है? सिंपल और इजी मेथड कौन सा है प्लांटिंग का? सिंपल और इजी मेथड कौन सा है प्लांटिंग का? तो वो आ जाएगा बेटा आपका स्क्वायर। तो वो हो जाएगा आपका स्क्वायर सिस्टम, वो हो जाएगा आपका वर्ग प्रणाली। दूसरा मैंने आपको बोला, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट जिसमें लगाए जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट जिसमें लगाए जा सकते हैं, तो बच्चे वो हो जाएगा आपका डायगोनल, वो हो जाएगा आपका डायगोनल या क्विंकन सिस्टम, डायगोनल या क्विंकस सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी हमने कर ली। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मेथड है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, हमने देखा था यार बहुत ही डिफिकल्ट टिपिकल सा कौन सा था, हमने देखा था कि हेक्सागोनल सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा टिपिकल मेथड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें 15% ज्यादा, ये ज्यादा, दिस इज द साइन ऑफ ज्यादा, दिस इज द साइन ऑफ कम। ये बोलूंगी मैं, जब भी मैं बोलूंगी कि ज्यादा कुछ हो रहा है तो ये मैं बोलूंगी ज्यादा के लिए, ये बोलूंगी मैं कुछ चीज डिक्रीज या कम हो रही है। ठीक है, 15% ज्यादा प्लांट स्क्वायर सिस्टम की तुलना में किसमें आते हैं? तो वो हमने बोला था बच्चे हेक्सागोनल, वो हमने किसमें बोला था? हेक्सागोनल सिस्टम है। फिर मैंने आपको बोला था कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें 11% कम प्लांट पाए जाते हैं स्क्वायर सिस्टम की तुलना में, तो वो बच्चे हमने पढ़ा था ट्रायंगुलर मेथड, वो हमने पढ़ा था ट्रायंगुलर मेथड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि ऐसा कौन सा मेथड है जो हिली एरिया में यूज होते हैं। हिली एरिया में आपके कॉन्टूर और टेरेस सिस्टम यूज होते हैं, हिली एरिया में कॉन्टूर और टेरेस सिस्टम यूज होते हैं। अगर हमारी स्लोप 2 से 10% है तो आपका कॉन्टूर होगा, अगर हमारा स्लोप 21 से लेके 33% है तो होगा टेरेस सिस्टम। आई होप बच्चे आपको इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे हमारी एक दो चीजें रहती हैं, तो उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में फिर मैं प्रोपेगेशन शुरू करूंगी आपका, तो वो जमेगा नहीं। ठीक है, देखो आगे आ जाता है बेटा हाई डेंसिटी प्लांटेशन, उच्च घनत्व वृक्षारोपण। हाई डेंसिटी, हाई का मतलब है ज्यादा, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, डेंसिटी का मतलब होता है आपका घनत्व। ठीक है, घनत्व, और प्लांटेशन का मतलब होता है आपका वृक्षारोपण। जब मैं एक एरिया में बहुत सारे प्लांट को लगा रही हूं, जब मैं एक एरिया में बहुत सारे प्लांट्स को लगाती हूं, उसको बोला जाता है बेटा हाई डेंसिटी प्लांटेशन या उच्च घनत्व वृक्षारोपण। देखो मॉडर्न हॉर्टिकल्चर सिस्टम है जहां पे बहुत सारे प्लांट्स को एक एरिया में लगाया जाता है। आधुनिक बागवानी प्रणाली है जहां पे प्रति इकाई क्षेत्र के हिसाब से अधिक पौधे लगाए जाते हैं, उसको बोला जाता है हाई डेंसिटी प्लांटेशन, उसको बोला जाता है बच्चे हाई डेंसिटी प्लांटेशन। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो क्या होगा। देखो मान लो मेरे पास ये एरिया था, यहां पे नॉर्मली मैं क्या कर रही थी, नॉर्मली मैंने यहां पे बस इतने पौधे लगाए। ठीक है, ये मान लो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में क्या होगा, सेम एरिया में लूंगी, इतने एरिया में मैं बहुत सारे प्लांट लगा लूंगी, इतने एरिया में मैं बहुत सारे प्लांट लगाऊंगी, तो उस कंडीशन को बोला जाता है बेटा हाई डेंसिटी प्लांटेशन। HDP कहा जाता है, HDP कहा जाता है। अगर आपने सुना होगा आजकल HDP का प्रचलन बहुत ज्यादा है, उच्च घनत्व वृक्षारोपण का बहुत ज्यादा प्रचलन है कि थोड़े से एरिया में तुमने बहुत सारे पौधे लगा लिए, इन पौधों से तुमने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर ली। यहाँ पे मान लो मैंने एप्पल लगाए, इतने देखो यहाँ पे कितने सारे एप्पल के पौधे आए, यहाँ पे 4 ही एप्पल के पौधे आ रहे हैं, तो यहाँ से मुझे कितनी फ्रूटिंग मिलेगी, यहाँ से मुझे कितने एप्पल के फ्रूट मिलेंगे, ज्यादा एप्पल के फ्रूट मिलेंगे, यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो आजकल हाई डेंसिटी प्लांटिंग को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि हम उसी एरिया में, जिस एरिया में हम पहले लगा रहे थे, उतने से एरिया में, कम एरिया में बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स को लगा रहे हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ
प्लांट को लगा रहे हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो उस मेथड को बोला जाता है बच्चे हाई डेंसिटी प्लांटेशन। उस मेथड को बोला जाता है हाई डेंसिटी प्लांटेशन। अब देखो ये चीज कैसे पॉसिबल है, ये चीज कैसे पॉसिबल है, ठीक है देखो देखते हैं। अगर जो पौधा, मान लो इसकी हाइट आपकी, मान लेते हैं ठीक है, इस पौधे की हाइट आपकी 8 मीटर की है, ठीक है। तो 8 मीटर का अगर पौधा है तो ये पौधा तो अपना मतलब एरिया घेरेगा। 8 मीटर का पौधा है, उसका फैलाव भी बहुत ज्यादा होगा, तो उसके लिए हमें एरिया भी मतलब स्पेसिंग यहाँ पे ज्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ऐसे पौधे नहीं लगाऊंगी वहां पे, मैं ऐसे पौधे नहीं लगाऊंगी जो बड़ी बड़ी हाइट के, मैं ऐसा पौधा लगाऊंगी, ऐसी वेराइटी लगाऊंगी जो छोटी सी है, जिसका जो साइज है वो छोटा सा है। देखो आपके साथ अगर एक बंदा है वो बहुत मोटा है, एक बहुत पतला है, ठीक है। आप चाहते हो कि यार एक मेरे पास कमरा है, एक मेरे पास कमरा है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। अब आप क्या करोगे, आप वहां पे पतले बंदों को रखेंगे या मोटे बंदों को रखेंगे, पतले बच्चों को रखेंगे या मोटे बच्चों को रखेंगे। आप क्या करोगे, आप देखोगे यार पतले 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 स्टूडेंट्स कौन से हैं, पतले पतले बच्चे कौन से हैं। अगर पतले पतले बच्चे ज्यादा होंगे तो मैं ज्यादा बच्चों को रूम पे रख सकता हूं बजाय मोटे बच्चों के, ठीक है। तो उसी तरीके का है बेटा, जिस प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा होती है, जिस प्लांट की हाइट नेचुरली बहुत ज्यादा होती है, तो हम वो वाले प्लांट नहीं लगाएंगे, वो वाली वैरायटी नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे ऐसी वैरायटी लगाएंगे जिसका साइज ही छोटा है, जिसका साइज ही छोटा है, जिसका फैलाव ही छोटा है। जिसका फैलाव छोटा होगा, जिसका फैलाव छोटा होगा तो वैसी 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 वैरायटी में बहुत सारी लगा सकती हूँ उस एरिया में। जैसे मान लो एक मेरे पास मैंगो की वैरायटी है, कोई भी वैरायटी है, मान लो मेरे पास मैंगो की XYZ वैरायटी है, ठीक है, एक वैरायटी है, ठीक है। अब मेरे पास वो वैरायटी है, वो हमें 10 बाय 10 मीटर की स्पेसिंग पे लगानी पड़ रही है, ठीक है। और मेरे पास ABC वैरायटी है मैंगो की, मैं इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर वैरायटी में फिर आप वो हो जाओगे, खज्जल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे पास एक मैंगो की वैरायटी है जिसमें हमें स्पेसिंग इतनी रखनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत बड़े साइज की है। दूसरी वैरायटी मेरे पास मैंगो की ABC है जिसमें मेरी स्पेसिंग सिर्फ मुझे इतनी रखनी पड़ती है, जिसका फैलाव ज्यादा नहीं है, जिसका जो आपका कैनोपी बनती है, जो आपका फैलाव होता है एक पौधे का, वो ज्यादा नहीं है। तो उसको क्या चाहिए, वो बोल रहा है यार मुझे 2.5 मीटर के स्पेस में मैं आ सकता हूँ। ये पौधा बोल रहा है कि मैं इतना लंबा और चौड़ा हूं कि मुझे 10 मीटर का स्पेस चाहिए। ये बोल रहा है यार मैं इतना छोटा सा हूं कि मुझे 2.5 मीटर में मैं आ जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं उस एरिया में वैसे 2.5 मीटर वाले पौधे लगाऊंगी, वैसे 2.5 मीटर वाले पौधे लगाऊंगी ना, वैसे इस एरिया में वो 2.5 मीटर वाले पौधे बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में भी बेटा यही चीज होती है कि एक एरिया में हम बहुत ज्यादा प्लांट्स को लगाते हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बेटा मैंने ये लिखा हुआ है कि एम जो हमारा उच्च घनत्व वृक्षारोपण का है कि हमें अच्छी से अच्छी यील्ड मिले और अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिले। अब बच्चों के मन में ये डाउट भी होगा कि हमने ज्यादा पौधे लगा लिए तो फ्रूट की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए, क्या पता वो फ्रूट भी छोटे छोटे होंगे। ऐसा नहीं होगा, आप सारी चीजें एक प्रॉपर नॉलेज से करोगे, एक प्रॉपर देख रेख में करोगे। आप ये अगर जो भी वैरायटी आप हाई डेंसिटी में लगाने जाने वाले हो तो आप उसको देखोगे यार उसका फ्रूट कितना बनता है, कितना साइज का बनता है, उसकी वो कितने फ्रूट एक पौधे में दे सकता है, वो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आप उस वैरायटी को लगाओगे। ऐसे नहीं कि उसका साइज छोटा है, पता चला उसके फ्रूट का साइज भी उतना उतना बन रहा है, छोटा छोटा बन रहा है, वो चीज नहीं देखनी है। जब भी आप हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो पौधा है उसका साइज छोटा होना चाहिए और जो उसमें फ्रूट लग रहे हैं वो क्या अच्छी क्वालिटी के हैं, क्या वो अच्छी प्रोडक्शन देंगे, तभी हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ, देखो बेटा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, देखो आपको सेब के पौधे दिख रहे हैं, सेब का पौधा दिख रहा होगा, सेब का पौधा देखो कितने छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं। हालांकि सेब के पौधे ज्यादा बड़े नहीं होते बट इतने छोटे भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ऐसी वेराइटी को इस्तेमाल किया है जिसका साइज ही छोटा है, जिसका साइज ही छोटा है और उसमें देखो भर भर के सेब लगे हुए हैं, मतलब पूरा पौधा लदा हुआ है, पूरा पौधा लदा हुआ है। और छोटे से एरिया में देखो मैंने कितने पौधे लगा दिए, थोड़े से
एरिया में मैंने कितने सारे सेब के पौधे लगा दिए हैं, कितने सारे सेब के पौधे, यहां से देखो पीछे तक कितने सारे सेब के पौधे लगा दिए हैं, तो इसको बोला जाता है हाई डेंसिटी प्लांटेशन। इसको बोला जाता है बच्चे हाई डेंसिटी प्लांटेशन। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, देखो कितना कम गैप है दो पौधों के बीच में, दो पौधों के बीच में कितना कम गैप है। और देखो प्लांट को मैनेज किस तरीके से किया गया है, प्लांट को सीधा रखा गया है, स्ट्रेट रखा गया है, ताकि उसकी शाखाएं इधर उधर ना जाएं। अगर ऐसे जाएंगी तो वो दो पौधों के साथ टकरा जाएंगी, उसकी जो शाखाएं उसको भी सीधा कर दिया गया है, देखो सीधा किया, और फ्रूटिंग भी उस तरीके से हुई है। इसमें काम भी उतना ही करना पड़ता है आगे, मतलब जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, पौधे को इस तरीके से सीधा रखना है, तो जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो भी अच्छी खासी इसमें प्रैक्टिस होती है। ठीक है, चलो आई होप बेटा आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आगे बचता है हमारा मिडो ऑर्चर्डिंग। मिडो ऑर्चर्डिंग जो होता है वो आपका हाई डेंसिटी प्लांटिंग की तरह ही होता है। मिडो ऑर्चर्डिंग जो होता है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग की तरह ही होता है, पर इसमें हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहे हैं। अल्ट्रा लेवल, हम बोलते हैं ना ये हाई लेवल, ये तो अल्ट्रा है भाई, ये तो उससे भी ज्यादा है, कि उससे भी ज्यादा कम स्पेसिंग हमने रखनी है, उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट हम लगा रहे हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम, जिसमें हम फ्रूट को बहुत ही ज्यादा क्लोज लगा रहे हैं, बहुत ही कम स्पेसिंग में लगा रहे हैं, दो प्लांट के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस है, बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो उसको कहा जाता है बेटा अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जैसे यहाँ पे मैंने आपको देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी सेम है, पर यहाँ पे आप देखो छोटे से एरिया में कितने पौधे लगे हुए हैं यार, कितने पौधे लगे हुए हैं, कितने पौधे लगे हुए हैं इस एरिया में। अल्ट्रा लेवल है ये, अल्ट्रा लेवल है। पहले हाई डेंसिटी में मैंने थोड़ा बहुत क्लोज रखा, अल्ट्रा में मैं और भी क्लोज कर रही हूं, अल्ट्रा में मैंने और भी क्लोज कर दिया है। अब जब आप ऊपर से इसको देख पा रहे होगे, जैसे ऊपर से टॉप व्यू इसका ऐसा लगेगा कि एक मिडो है। मिडो का मतलब होता है चारागाह। चारागाह देखा ना आपने, हरा हरा पूरी आप जो पूरी एक तरीके से एरिया देखते हो पूरा हरा होता है, तो आपको एक चारागाह की तरह ये ऊपर से लगेगा। ये आपका फ्रंट व्यू है। अब देखना टॉप व्यू आएगा, टॉप व्यू आपको इस तरीके से लगेगा, यार ये तो चारागाह है, ये तो चारागाह है। ठीक है, क्योंकि प्लांट छोटे छोटे हाइट के मेंटेन किए हुए हैं, छोटे छोटे हाइट के मेंटेन किए हुए हैं। अगर उनकी हाइट छोटी छोटी मेंटेन की है, तभी तो इस एरिया में इतने सारे पौधे आ रहे हैं, तभी इस एरिया में बच्चे इतने सारे पौधे आ रहे हैं। डिफरेंस अगर मैं हाई डेंसिटी और मिडो ऑर्चर्डिंग में बताऊं, तो डिफरेंस बच्चे सिर्फ ये होगा कि हाई डेंसिटी पे भी हम एक एरिया में बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं, मिडो ऑर्चर्डिंग में भी हम कर रहे हैं, बट मिडो ऑर्चर्डिंग में हम ज्यादा क्लोज लगा रहे हैं दो पौधों को हम ज्यादा क्लोज लगा रहे हैं, एक एरिया में हम बहुत ज्यादा पौधों को लगा रहे हैं। आई होप बच्चे इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है कि जो मिडो ऑर्चर्डिंग होता है वहां पे हम पौधे की हाइट 1 से 1.5 मीटर मेंटेन करते हैं। 1 से 1.5 मीटर तक की हाइट आपको उस पौधे की रखनी है प्रूनिंग के द्वारा। प्रूनिंग ट्रेनिंग हम आगे पढ़ेंगे कि क्या मतलब होता है। ठीक है, मेनली आप इसमें से ये याद करो कि मिडो ऑर्चर्डिंग में आपको 1 से 1.5 मीटर की हाइट मेंटेन करके रखनी है एक ट्री की। ठीक है, जो लेआउट है वो एक ग्रास फील्ड की तरह दिखता है, इसीलिए इसको मिडो ऑर्चर्डिंग कहा जाता है। मैंने आपको बोला था जो टॉप व्यू है वो ऐसे दिख रहा है कि जैसे एक चारागाह होता है ना, कि हरा हरा एरिया पूरा। टॉप व्यू इसका इस तरीके से लगता है कि एक चारागाह हो, तो इसीलिए इसको मिडो ऑर्चर्डिंग कहा जाता है, इसीलिए इस सिस्टम को मिडो ऑर्चर्डिंग कहा जाता है। आई होप बच्चे आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग और मिडो ऑर्चर्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है बेटा, देखो आज की क्लास में ये था, आज की क्लास में आपका ये था, जिसमें हमने अलग अलग लेआउट के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो लेआउट का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि वर्टिकल प्लांटिंग सिस्टम और अल्टरनेट रो में कौन कौन से आते हैं। उसके बाद हमने हाई डेंसिटी प्लांटिंग पढ़ा और उसके बाद मिडो ऑर्चर्डिंग पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि थोड़े से एरिया में हम बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, तो उसको बोला जाता है हेक्सागोनल या मिडो ऑर्चर्डिंग। हेक्सागोनल यार, हाई डेंसिटी
हेक्सागोनल पता नहीं क्यों निकल रहा है मुंह से, ठीक है। तो मिडो ऑर्चर्डिंग में हम और भी ज्यादा क्लोजली पौधों को लगाते हैं, छोटी छोटी हाइट उसकी मेंटेन करते हैं, 1 से 1.5 मीटर की हाइट हम मेंटेन करते हैं। आई होप बच्चे आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना चीजें समझ आई हैं तो, ठीक है। मैंने बहुत ही बारीकी से बताने की कोशिश की है, अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी क्वेरी आपकी होगी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ही अगर आपको कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे बेटा कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी छोटी मोटी चीज कुछ भी पूछनी है इस नंबर पे कॉल कर डालो, ठीक है। चलो अब देखो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल की क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। सजेशन देना जरूरी है, कमेंट्स करना जरूरी है, अच्छा लगा तो भी करो, बुरा लगा तो भी करो, ठीक है। अच्छे से करना अगर बुरा भी लगा तो, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।